कक्षा 10 के सभी छात्रों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ 12 जो कि अशोक वाजपेयी की कविता पर आधारित है। तो आइए प्रारंभ करें इनकी कविता। और इस कविता का शीर्षक है युवा जंगल। युवा माने जवान। एक युवा जंगल मुझे अपनी हरी उंगलियों से बुलाता है। मेरी सिराओं में हरा रक्त बहने लगा है। आँखों में हरी परछाइयाँ फिसलती हैं। कंधों पर एक हरा आकाश ठहरा है। ओंठ से एक हरे गान में ओंठ में यहाँ पर मिसप्रिंट है। ओंठ मेरे एक हरे गान में कांपते हैं। मैं नहीं हूँ और कुछ, बस एक हरा पेड़ हूँ, हरी पंक्तियों की एक दीप्त रचना। इस कविता में कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जो आप समझ ना सके। बहुत ही सरल शब्दों का प्रयोग है, लेकिन बात जो है वह कुछ और ही कही गई है। एक युवा जंगल। अब युवा जंगल से तात्पर्य युवा पीढ़ी से है, जो हरा भरा है, जो प्रगति की ओर निरंतर अग्रसर है। एक युवा जंगल मुझे अपनी हरी उंगलियों से बुलाता है, यानी अपनी जो प्रगति है उससे मुझे बुलाता है। यानी अक्सर ऐसा होता है समाज में कि जो युवा पीढ़ी है वह अपनी पीढ़ी, अपने पूर्वज यानी वृद्ध पीढ़ी को, जो प्रौढ़ हो चुके हैं, वृद्ध हो चुके हैं, उनकी उपेक्षा ही कर देती है, क्योंकि वह नई प्रगति की ओर होती है और उसे पुराने विचार, आचार विचार समझ नहीं आते। उसके युवा पीढ़ी और वृद्ध पीढ़ी दोनों पीढ़ियों में लगातार संघर्ष चलता रहता है। ऐसा देखने में आता है, क्योंकि ये सदियों से चला आ रहा है। क्योंकि पुराना जो व्यक्ति है, जो वृद्ध व्यक्ति है, प्रौढ़ व्यक्ति है, उसके पास अपने अनुभव हैं, और युवा जो है उसकी दृष्टि दूसरी है। दोनों का दृष्टिकोण अपना अपना अलग अलग होता है। उसके पास अनुभव होता है, वह नई खोज की ओर अग्रसर होता है। इसीलिए दोनों पीढ़ियों में लगातार संघर्ष चलता रहता है। तो लेकिन यहाँ पर कवि कह रहा है कि एक युवा जंगल मुझे अपनी हरी उंगलियों से बुलाता है। मेरी सिराओं में रक्त बहने लगता है। तो मुझे क्या होता है, बहुत खुशी होती है। मेरी सिराओं में रक्त बहने लगता है, अर्थात मैं भी उस प्रगति का, उन्नति का, उस नए दृष्टिकोण का आनंद लेता हूँ। आँखों में मेरी परछाइयाँ फिसलती हैं। आँखों में मेरी परछाइयाँ फिसलती हैं, यानी जो प्रगति का एक वातावरण है और उसका जो प्रतिबिंब है वह कवि की आँखों पर पड़ता है। आँखों में हरी परछाइयाँ फिसलती हैं, यानी प्रगति चारों ओर दिखाई देती है। युवा पीढ़ी की जो नए कदम है, नया रास्ता है, नया पंथ है, नया दृष्टिकोण है, नई सोच है, नई विचारधारा है, उस ओर कवि इंगित करके कहता है कि आँखों में हरी परछाइयाँ फिसलती हैं। अब हरे से तात्पर्य यहाँ पर हरा शब्द हालांकि है तो बहुत ही सरल, हरी अर्थात हरी परछाई, पेड़ की हरी ही परछाई होती है, लेकिन यहाँ पर हरी से तात्पर्य दृष्टिकोण से है। आँखों में हरी परछाइयाँ फिसलती हैं, क्योंकि जो नया दृष्टिकोण, नया संसार है, नई विचारधारा है जिस पर युवक चल रहा है, पुरातन जो पुराने सदियों से पूर्वजों द्वारा बनाए हुए मार्ग होते हैं, उन पर युवा पीढ़ी जरूर उनका अतिक्रमण करती है। क्योंकि उसकी, और ये भी बात सही है कि परिवर्तन संसार का नियम है, तो धीरे धीरे लगातार चीज़ें बदलती ही रहती हैं। जो चीज़ें पूर्व में हमारे लिए सहायक थी वे आज उतनी सहायक नहीं हो सकती हैं। कुछ चीज़ें शाश्वत रहती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें समय के साथ बदलनी जरूरी होती हैं। तो जब ये युवा पीढ़ी, प्रौढ़ पीढ़ी और वृद्ध पीढ़ी, कुछ भी आप कह लें, युवा, प्रौढ़ या वृद्ध कुछ भी कह लें, ये और युवा पीढ़ी, दोनों पीढ़ी का दृष्टिकोण आपस में जब सामंजस्य स्थापित कर लेता है तो फिर समाज में एक नई प्रगति दिखाई देती है। तो वही कह रहा, आँखों में हरी परछाइयाँ फिसलती हैं, कंधों पर एक हरा आकाश ठहरा है। यानी कंधों पर रखा जाता है बोझ, जिम्मेदारी।
अब यहाँ पर बोझ नहीं है, यहाँ पर कंधों पर से तात्पर्य जिम्मेदारी से, कंधों पर एक हरा आकाश ठहरा है, यानी एक अच्छी जिम्मेदारी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी का अनुभव कर रहा है। कंधे पर एक हरा आकाश ठहरा है, यानी जो प्रगति हो रही है उसकी जिम्मेदारी, और जो प्रगति से तात्पर्य दृष्टिकोण से, यानी जो नया दृष्टिकोण युवा पीढ़ी ने प्रतिपादित किया है उस पर एक बहुत बड़ी आकाश के समान अनंत जिम्मेदारियां हैं। ओंठ मेरे एक हरे गान में कांपते हैं, और मेरे ओंठ जो हैं वो कांपने लगते हैं हरे गान में, इस प्रगति के गान में, इस दृष्टिकोण के गान में, इस वातावरण के गान में जो युवाओं द्वारा निर्मित किया गया है उसमें मेरे ओंठ कांपने लगते हैं। अब यहाँ पर कांपने से तात्पर्य ये होता है कि खुशी भी होती है और एक थोड़ा सा डर भी होता है, क्योंकि हमारा जो अनुभव है अर्थात प्रौढ़ पीढ़ी का जो अनुभव है उसे लगता है कि हो सकता है कि ये युवा जो है जिस दृष्टिकोण को प्रतिपादित कर रहा है हो सकता है उसमें ये सफल ना हो। उसे एक आशंका होती है कहीं ये आगे चलकर गलत सिद्ध ना हो जाए, क्योंकि उसने दूसरा अनुभव प्राप्त किया होता है। और युवा के मन में क्या होता है, पुराने को छोड़कर नया निर्माण करना, नया दृष्टिकोण। तो वही कह रहा है कि ओंठ मेरे एक हरे गान में कांपते हैं, मेरे ओंठ कांपने लगते हैं, अर्थात प्रसन्न भी हैं और आशंका से ग्रसित भी हैं। मैं नहीं हूँ और कुछ, मैं कुछ नहीं हूँ, बस एक हरा पेड़ हूँ। अब मैं कुछ भी नहीं हूँ। अब जो वृद्ध और प्रौढ़ पीढ़ी है उसके लिए कवि कहता है कि वह कहती है कि अब मैं कुछ नहीं हूँ, यानी मेरा समय निकल गया, मैंने जो करना था अपने जीवन में कर लिया, और जो नहीं कर सका अब वह नहीं कर पाऊँगा। मैं नहीं हूँ और कुछ, अब मैं कुछ नहीं हूँ, बस एक हरा पेड़ हूँ। इस प्रगतिवादी, इस नए दृष्टिकोण में, इस नए वातावरण में मैं भी एक हरा पेड़ हूँ युवा की तरह, यानी अपने को उस युवा पीढ़ी में ही सम्मिलित कर लेता है, उसी में शामिल कर लेता है, यानी उसी को स्वीकार कर लेता है। ये जो बस एक हरा पेड़ हूँ, मैं कुछ नहीं, ये कवि ने प्रौढ़ पीढ़ी की, वृद्ध पीढ़ी की स्वीकृति को दिखाया है। हरी पत्तियों की एक दीप्त रचना, मैं बस हरा एक पेड़ हूँ और हरी पत्तियों की एक दीप्त रचना। दीप्त माने चमकदार, दीप्त का अर्थ होता है प्रकाश युक्त। मैं पत्तियों की एक दीप्त रचना हूँ, अर्थात जो प्रगति हो रही है, जो उन्नति हो रही है, मैं भी उसकी एक दीप्त रचना हूँ, अर्थात एक पत्ती ही हूँ। यानी मेरे अंदर भी इस दृष्टिकोण को लेकर हर्ष और उल्लास है। वो जंगल युवा बुलाते हो, अब वो कह रहा है कि ये युवा जंगल बुलाते हो, आता हूँ एक हरे बसंत में डूबा हुआ आता हूँ। अब वह कह रहा है कि ये जो नई पीढ़ी है मेरा सम्मान कर रही है, मुझका मेरा यथोचित सम्मान कर रही है, मुझको अपने में सम्मिलित कर रही है, अपना दृष्टिकोण मुझे बता रही है, अपना दृष्टिकोण मुझे मतलब साझा कर रही है। तो उसी के लिए कह रहा है कि ओ जंगल युवा बुलाते हो, क्या तुम मुझे बुलाते हो, अर्थात अपने इस विचारधारा में, अपनी इस विचारधारा में, नवीन विचारधारा में पुरानी विचारधारा को भी सम्मिलित करते हो। कहने का तात्पर्य यह है कि ओ जंगल युवा बुलाते हो, यानी नवीन जो विचारधारा युवा पीढ़ी की है उसमें पुरानी विचारधारा का भी समावेश करना, यानी जो शाश्वत है, जो पहले भी सही था समाज के लिए और आज भी सही है, उस विचारधारा को, उस तथ्य को शामिल करना। तो कह रहा ओ जंगल युवा बुलाते हो, आता हूँ एक हरे बसंत में डूबा हुआ आता हूँ। हरे बसंत से तात्पर्य यहाँ इसे प्रगति से, उन्नति से, नई विचारधारा से ही है। एक हरे बसंत में डूबा हुआ आता हूँ, मैं भी इस प्रगति के, उन्नति के नवीन दृष्टिकोण में डूबा हुआ, यानी हर्ष में प्रसन्न होकर मैं भी तुम्हारे साथ सम्मिलित होता हूँ। क्योंकि ये जो प्रगति है, इस प्रगति के दृष्टिकोण में पुरातन नवीन के साथ पुरातन का समावेश, तो अर्थात मैं आता हूँ, यानी सम्मिलित
होने के लिए, और हरा बसंत इसीलिए कहा गया क्योंकि चारों ओर हरियाली है, अर्थात नई विचारधारा है, नवीन प्रतिपादन है, नई सृष्टि है, और उसमें पुरातन भी शामिल हो रहा है। तो वैसे तो अलग अलग पुस्तकों में आपको अलग अलग व्याख्या प्राप्त होगी, आप जो भी पढ़ेंगे, और वीडियो भी जो यूट्यूब पर पढ़े हैं सबका अपना अपना दृष्टिकोण है, क्योंकि कविता का जो मूल भाव है वह तो कवि ही जानता है कि उसने किसको आधार करके लिखा, लेकिन शब्दों के आधार पर और भाव के आधार पर व्याख्या अलग अलग भी हो सकती है। लेकिन व्याख्या भले ही अलग अलग हो, लेकिन होगी सबकी सही ही, क्योंकि एक कविता के कई अर्थ भी निकल सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। अब दूसरा शीर्षक है भाषा एकमात्र अनंत है। अनंत का अर्थ होता है जिसका अंत नहीं, अर्थात भाषा ही एकमात्र ऐसी है जो अमर और अजर है। फूल झरता है, फूल शब्द नहीं, यानी फूल झरता है लेकिन शब्द रूपी फूल कभी भी झरता नहीं है। जो आज शब्द है वो आगे भी होगा, सदियों से था और है और आगे रहेगा। फूल झरता है फूल, लेकिन जो आज फूल खिला है वह भविष्य में नहीं होगा, वह मुरझा जाएगा, लेकिन शब्द रूपी फूल जो है वह अमर है। फूल झरता है, फूल शब्द नहीं। बच्चा गेंद उछालता है सदियों के पार, यानी बच्चा गेंद उछाल रहा है सदियों के पार, सदियों से बच्चा गेंद उछालता आ रहा, क्योंकि जो कल बच्चा था वह वृद्ध युवा और बूढ़ा हो जाएगा, अब फिर नया बच्चा जन्म लेगा, वह गेंद उछालेगा, फिर वह भी जब बूढ़ा हो जाएगा तो एक नई पीढ़ी जन्म लेगी। इस तरह पीढ़ी दर पीढ़ी ये कार्य होता रहेगा कि बच्चा गेंद उछालता है सदियों के पार। सदियों के पार आगे भी उछालेगा और सदियों के पार पहले भी उछाले और वर्तमान में भी। लोकती है उसे एक बच्ची, यानी उसे एक बच्ची जो है, लोकती माने देखती है, और उसे लपकती है, अर्थात उसे कैच करती है, यानी पकड़ती है। लोकती है उसे एक बच्ची। अब ये चित्र प्रस्तुत कर रहा है। बूढ़ा गाता है एक पद, एक बूढ़ा जो है वो कुछ गा रहा है, दोहराता है दूसरा बूढ़ा, और फिर उसे दूसरा बूढ़ा भी दोहराता है, यानी पहले हमारे पूर्वजों ने गाया, आज हम गा रहे हैं, उसी को फिर अगली पीढ़ी भी दोहराएगी। यानी बूढ़ा जो कुछ गाता है वो अगली पीढ़ी जब बूढ़ी होती तो वह भी उसे दोहराती है। दोहराता है दूसरा बूढ़ा भूगोल और इतिहास से परे। ये लेकिन ये जो क्रियाकलाप दिखाई दे रहे हैं भौतिक, ये इतिहास और भूगोल से परे हैं, अर्थात इनका इतिहास में कोई वर्णन नहीं होगा, कोई स्थान नहीं होगा। ये इतिहास और भूगोल से परे है, अर्थात ये काम इधर भी हो सकता है और ये काम दूसरे स्थान पर भी हो सकता है, दूसरे राज्य में भी हो सकता है, दूसरे देश में भी हो सकता है। तो ये भूगोल की ये जो क्रियाकलाप ऊपर कवि ने बताए हैं, ये किसी भूमि विशेष स्थल से, विशेष स्थान से बंधे हुए नहीं हैं, ये भूगोल से परे हैं, अर्थात ये सब जगह ऐसे क्रियाकलाप होते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे देश में ही होते, दूसरे देशों में भी यही होते हैं। तो ये भूगोल से परे हैं और इतिहास से भी परे हैं, क्योंकि इनका इतिहास नहीं लिखा जाएगा। ये कोई इतनी बड़ी घटनाएं नहीं हैं जो इतिहास में दर्ज हो, ना ये इतने बड़े कार्य हैं जो इतिहास में लिखे जाएं। तो कहने का अर्थ है भूगोल और इतिहास से परे। किसी दालान में बैठा हुआ न बच्चा रहेगा, और किसी दालान में बैठा हुआ ये ना बच्चा रहेगा। ये जो आज बच्चा बैठा है ये कल नहीं रहेगा, क्योंकि कल ये वृद्ध हो जाएगा। यानी समय के साथ चीज़ें परिवर्तित हो जाती हैं। ना बूढ़ा, ना गेंद, ना फूल, ना दालान। और कुछ समय ऐसा आएगा कि ये बूढ़ा भी नहीं रहेगा, क्योंकि बूढ़ा भी मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, और ये गेंद भी नहीं रहेगी, क्योंकि गेंद नासवान है, दूसरी गेंद होगी, ये गेंद आज वाली नहीं होगी। ना फूल और ना ही फूल आगे तक रहेंगे, ये भी मुरझा जाएंगे और दूसरे फूल खिलेंगे। ना ये दालान, और ये दालान भी नहीं रहेगा, क्योंकि स्थान का भी क्षरण होता है, बिल्डिंगों का, इमारतों का, घरों का। घर ये जो है इनकी जो रचना है वो निश्चित ध्वस्त होगी। तो ना गेंद रहेगा, ना फूल रहेगा, ना दालान, ये भी ध्वस्त हो जाएगा। रहेंगे फिर भी शब्द, लेकिन इन सब भौतिक चीज़ों के माध्यम से कवि कहना चाहता है
कि इतना हम लोग जो देख रहे हैं, अपने आसपास जीवन की घटनाएं देख रहे हैं, ये कुछ नहीं रहेंगी, ये सब नष्ट हो जाएंगी। जो आज बना है वह कल बिगड़ेगा, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। जो फूल खिला है वह झड़ेगा, जो गेंद आज है वो नष्ट होगी, जो आज बूढ़ा है वो मरेगा, जो आज बच्चा है वह कल बूढ़ा होगा, फिर वह भी मरेगा, फिर दूसरा आएगा। यानी लगातार सृष्टि में परिवर्तन होता रहता है और होता रहा है, होता है और होता रहेगा। लेकिन एकमात्र शब्द ऐसे हैं, रहेंगे फिर भी शब्द, लेकिन शब्द फिर भी रहेंगे। जैसे कि कोई कविता लिख दी गई, कोई लेख लिख दिया गया, कोई इतिहास लिख दिया गया, वो वह जो है क्षरण नहीं होगा। वह सदियों तक, जब तक मानवता रहेगी, पृथ्वी पर मानवीय सृष्टि रहेगी, तब तक ये शब्द रहेंगे। रहेंगे फिर भी शब्द, ये शब्द जो हैं वह अमर हैं, ये हमेशा रहेंगे। भाषा एकमात्र अनंत है, क्योंकि भाषा ही एक ऐसी है जो एकमात्र अनंत है, क्योंकि हमारे पूर्वजों से हमको प्राप्त हुई, हमसे अगली पीढ़ी को पीढ़ी दर पीढ़ी प्राप्त होती रहेगी, प्राप्त होती रहेगी। यूं ही उसी रूप में, उसी व्याकरण के साथ, उसी साहित्य के साथ नया नया जुड़ता जाएगा, लेकिन पुराना नष्ट भी नहीं होगा। जैसे आज का फूल झड़ जाएगा, लेकिन भाषा नहीं झरेगी। आज की कविता कल भी होगी, उसमें नई कविताएं भी जुड़ेंगी, लेकिन आज की जो कविता है वह मिटेगी नहीं, उसी में श्रृंखला जुड़ती चली जाएगी। तो रहेंगे फिर भी शब्द, भाषा एकमात्र अनंत है। ये जो भौतिक वस्तुएं हैं, इनमें परिवर्तन हो सकता है, लेकिन भाषा जो है वो अनंत है, उसका अंत नहीं, बराबर लगातार बहती हुई चलती रहेगी जब तक ये पृथ्वी पर मानवीय सृष्टि है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि कोई समस्या हो तो कृपया मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, और मेरे कमेंट बॉक्स में सुझाव अवश्य लिखें। यदि आपको मेरी प्रस्तुति अच्छी लगती हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर करें। जय माँ भारती।